आज का टॉपिक एनी गेसेस? मास्टर एल्गोरिदम। थोड़ा जोर से बोलो। मास्टरिंग एल्गोरिदम्स। क्या होता है एल्गोरिदम्स? किसी को कुछ आइडिया कि ये होता है, इसमें कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती होगी, मतलब क्या है ये, कुछ ऐसा आइडिया किसी को? काव्या, संजना, पुष्कर, अमन, ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग। कैसे कोई चीज़ वर्क करती है, कैसे कोई चीज़ वर्क करती है। अच्छा, किसी मतलब किसी भी चीज़ को एक करने का प्रोसेस, उसको हम कह सकते हैं एल्गोरिदम। जो वही हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा कि क्या होता है। मतलब ऐसे तो हम कोई भी काम कुछ भी उठा के कैसे भी तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, कि फटाफट हो जाए, बट उस काम को प्रॉपरली करने का भी एक तरीका होता है। तो वही तरीका देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं और कंप्यूटर की फील्ड में हम कैसे इन तरीकों को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग एल्गोरिदम्स, द की टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टेक्नोलॉजी। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं अच्छे से। एल्गोरिदम्स क्या है, इसकी डेफिनेशन, मतलब इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि कौन से स्टेप को, कौन सी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एक एल्गोरिदम है। तो वही देखते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है इसमें लिखा है एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मतलब क्या होता है ये, किसी भी वर्क को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कौन सा है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर है, एक छोटा सा प्रोसेस है। अब इसमें है क्या, फॉर एग्जाम्पल अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइक मेकिंग टी। अगर हमें घर में चाय बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए पानी डालते हैं। सबसे पहले ट्राइफल लेते हैं। हाँ, सबसे पहले वो लेते हैं ना डिश जिसमें आपको चाय बनानी है। उसके बाद बताओ क्या क्या करते हैं, जल्दी जल्दी। बॉइलिंग वाटर। ठीक है, बस वहां से देख के नहीं, जो करते हो सबसे मतलब जो हम प्रैक्टिकली करते हैं वो बताओ। चाय की पत्ती, अदरक, चीनी। हाँ, और दूध डालते हैं, सिनेमन। गैस चालू करते हैं। गैस चालू करते हैं, ये तो बोला ही नहीं। पानी डालने के बाद, बर्तन लेने के बाद गैस भी तो ऑन करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद सारे वो इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, उसको बॉईल कर दी। ठीक, तो वो भी क्या किया, एक प्रोसेस फॉलो किया ना, एक स्टेप फॉलो किया, एक प्रोसीजर उसका फॉलो किया। तो उसी को हम कह सकते हैं वो क्या है, एल्गोरिदम है। अब उसको समझते हैं। यहाँ पे तो मेकिंग टी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, बॉइलिंग वाटर, आर टी, लीव, स्ट्रेन एंड सर्व। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, फाइंडिंग अ बुक इन अ लाइब्रेरी। मतलब एक लाइब्रेरी में अगर आपको कोई बुक भी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। और स्टेप्स में क्या लिखा है, चेक द इंडेक्स, पहले चेक करेंगे, फिर लोकेट द सेक्शन, सेक्शन में आप जाओगे, फिर आप फाइंड करोगे बुक। फिर लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है ना। तो इसी तरीके का एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमें ये समझा रखा है कि एल्गोरिदम क्या होता है, किस तरीके से एल्गोरिदम्स को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी भी स्टेप को, किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं व्हाई डू वी नीड एल्गोरिदम्स। अब इनका हमें इनकी नीड क्यों होती है। ऐसे तो हम कुछ भी मतलब कहीं से भी अगर कोई स्टेप हमें करना है, कोई काम करना है तो हम कर सकते हैं ना, बिना जुगाड़ लगाए या बिना दिमाग लगाए भी ऐसे भी हो जाता है वो काम। बट इसकी नीड क्या होती है, क्या नीड है इसकी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नीड होती है इसकी सिंप्लीफाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है। लाइक ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर रहा है छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि हम इजीली उस वाले प्रॉब्लम को, उस वाले केस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। फिर सेकंड आता है यहाँ पर हमारे पास ये है एफिशिएंसी। मतलब टाइम को सेव करता है, रिसोर्सेज भी आपके पास इसमें मिल जाते हैं। क्योंकि अगर हमें पता होगा इसका प्रॉपर स्टेप क्या रहने वाला है तो आप इधर उधर ना देख के डायरेक्ट अपना उसी स्टेप पे फॉलो करोगे तो टाइम क्या होगा, इससे हमारा टाइम सेव होगा। तो सेव टाइम करते हैं, रिसोर्सेज भी सेव होते हैं इससे हमारे। एंड जो थर्ड है इसमें ये रहती है हमारी इसकी एक्यूरेसी। मतलब मिनिमाइज एरर्स इन द टास्क। मतलब जो टास्क को अगर आपको नहीं पता होगा कैसे करना है तो आप गलत चीज़ों पे भी फोकस करोगे कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो वही चीज़ है कि एरर्स, मतलब जितने भी हमारे एरर्स होते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो एरर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं अगर आप एक अच्छे एल्गोरिदम का यूज करो। फिर फोर्थ आता है यहाँ पर ऑटोमेशन, जिसमें कि क्या होता है, अनेबल मशीन्स टू परफॉर्म टास्क सिस्टमेटिकली। अब हम मशीन्स का भी यूज करते हैं। अगर हमें कुछ काम करना होता है और हमें वो काम नहीं पता तो हम इंटरनेट पे जाते हैं, कुछ वेबसाइट्स लेते हैं, तो उन वेबसाइट्स के अकॉर्डिंगली भी आप उस काम को कर सकते हो। जैसे हमें कंटेंट लेना है तो हम कहीं पे वेबसाइट पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे आप कंटेंट को सर्च करोगे तो इससे क्या होगा ना
इससे ये तो हो जाएगा, हमारा एरर भी मिनिमाइज हो जाएगा और जो हमारी टाइम सेविंग वाली जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी और बूस्टअप हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कुछ सिम्टम्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। मतलब अगर हमें एक एल्गोरिदम बनाना है किसी भी काम को करने के लिए तो क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं कि जो हमें लेने ही पड़ेंगे एक गुड एल्गोरिदम बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला तो होता है इसमें फिनिटनेस। इसमें क्या लिखा है, द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप प्रोसेस, जो स्टेप आप बना रहे हो, जो एल्गोरिदम आप बनाना चाह रहे हो किसी काम को करने के लिए, वो बहुत ही लंबा है, इतना लंबा है कि आपने वो स्टेप इतने लंबे लिख लिए बट वो काम बहुत जल्दी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो मस्ट टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए वो एक स्टेप के बाद। तो वही यहाँ पे लिखा है द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब स्टेप्स के कुछ स्टेप्स के बाद वो आपका फिनिश हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट तो इसमें ये रहता है हमारा एल्गोरिदम में। फिर सेकेंड है यहाँ पर हमारे पास है इनपुट, मतलब क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स। उसमें जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हो वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके कुछ कुछ लिख दिया जो फिर बाद में हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि उसको कैसे करना था। फिर आता है इसमें थर्ड, ये है हमारा इसमें आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, प्रोड्यूसेस करेक्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मतलब करेक्ट होने चाहिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं कि ये काम फिर इस तरीके से हो जाएगा वो उस तरीके से फिर हो भी जाना चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तक हम उसमें पहुंच जाना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ आता है इसमें हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या कह रहा है, स्टेप्स शुड बी सिंपल एंड अचीवेबल। मतलब जो स्टेप्स हैं वो हमारे सिंपल होने चाहिए एंड अचीवेबल टू द टारगेट, जो हमारा गोल है उस पर अचीवेबल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, यहाँ पर है हमारा जनरलिटी। इसमें क्या लिखा है, शुड वर्क फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट। मतलब कि वर्क करना है हमें एक इनपुट की रेंज तक। तो ये हमारे इसमें हो गए गुड सिम्टम्स फॉर एन एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम को बनाने के लिए कौन कौन से अच्छे सिम्टम्स हैं जो हमें फॉलो अप करना और हमारे पास ये होने चाहिए। तो सबसे पहला हमने देखा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए उसमें और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ये तो तीन तो बिल्कुल मेन है इसमें। उसके बाद अब देखते हैं वेयर आर एल्गोरिदम्स यूज्ड। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम हर जगह ही एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं कि हमें अगर घर से इंस्टीट्यूट आना है तो उसके लिए भी आप पहले एल्गोरिदम बना लो कि पहले मुझे ये करना है, मुझे बैग उठाना है, फिर मुझे चल के जाना है या एक्टिवा से जाना है। ऐसे नहीं करते ना। तो कहीं कहीं जो इंपॉर्टेंट जगह होती है उन्हीं पर आप एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हो। तो ये कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो है ये है कोडिंग। मतलब हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। अब कोडिंग्स क्या होती हैं, कोडिंग्स क्या होती हैं आप बताओ गर्ल्स। जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर या वेबसाइट क्रिएट करते हैं। हाँ, एक तरीके से वो। और क्या हो सकते हैं, मतलब और किसको बोल सकते हैं कि ये एक कोड है, ये जो पेज बना है ये किससे मिलके बना है, क्या हो सकते हैं। मतलब कौन कौन सी ऐसी वो होती हैं जिनका यूज़ करके आप जनरेट कर सकते हो वेब पेजेस को। HTML का यूज़ करके हम बना सकते हैं, सिखाया है हमने कोर्सेज में। और DHTML होता है, और भी होते हैं बहुत सारे। और बताओ कुछ, जैसे HTML DHTML हो गया, और कोई ऐसा नेम सुना हो कभी, है ना, जावास्क्रिप्ट। तो इनका भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज़ करके, जैसे C++ हो गया, तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ करके आप कोडिंग्स को जनरेट कर सकते हो, वेब पेजेस को बना सकते हो। तो वही यहाँ पर सबसे पहला है कि कोडिंग्स के अंदर इन एल्गोरिदम्स का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। एल्गोरिदम्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक तरीके से क्या है, बैकबोन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। फिर सेकंड आता है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट क्या होती है, वेबसाइट बनानी। कौन बनाते हैं वेबसाइट, जो जिनका ब्रांड हो कुछ। हाँ, मतलब जो वेब डेवलपर हैं वही बनाएंगे ना वेबसाइट। तो ये हो गया वेबसाइट्स के लिए। मतलब वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। जैसे सर्च इंजन्स, एल्गोरिदम लाइक गूगल्स पेज रैंक डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द सर्च रिजल्ट। तो ये भी पता चल गया कि इसमें भी एक एल्गोरिदम का यूज होता है कि अब जैसे आप सर्च करते हो बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, इस तरीके से आप सर्च करते हो कंप्यूटर कोर्सेज नियर मी, तो उसमें अगर जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट सबसे टॉप पर आते हैं उसमें, तो वो किस तरीके से आया है, वो भी पेज की रैंकिंग से आया है। अब पेज की रैंकिंग से वो कैसे आया है, बिकॉज SEO अच्छा है। और SEO को किसने डेवलप किया है, जो ये वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक पीछे का पूरा, यही होता है हमारा इसमें एल्गोरिदम। मतलब इसमें भी यूज होता है एल्गोरिदम्स का। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस। अब डेटा को जो हम एनालिसिस करते हैं, जो डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। किस तरीके से, यूज फॉर सॉर्टिंग लार्ज डेटा सेट्स
रिसर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस, विजुअलाइजिंग डेटा ट्रेंड्स यूजिंग द चार्ट्स। तो इस केस में भी क्या है, चार्ट्स वगैरह केस में अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और ग्राफ है, उसको हमें विजुअलाइज करना है अपनी कंपनी का ही है अगर आपके पास, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो एक एल्गोरिदम बना के। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी किस तरीके की सिक्योरिटी होती है? इंटरनेट से ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कैसे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो और डीप में। मतलब अगर हम किसी से चैट कर रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो सिक्योर रहे, उन दो पर्सन्स के हाँ बीच। पार्टी के बीच में रहे, कहीं लीक ना हो। तो यही होता है साइबर साइबर सिक्योरिटी। मतलब जैसे इंटरनेट पे हम कितना डेटा शेयर करते हैं, अब कोई ट्रांजेक्शन भी हो रही है तो वो भी दो पीपल के बीच में हो रही है, तो वो चीज़ क्या है, एकदम सिक्योर एंड चाहिए। तो इसी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए इंटरनेट ने साइबर सिक्योरिटी नेम की सिक्योरिटी बनाई है। तो उस वाली सिक्योरिटी में भी एल्गोरिदम्स का यूज होता है, लाइक इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल RSA फॉर डेटा इंस्क्रिप्शन। तो ये पता चल गया, मतलब इन केसेस में तो इन एल्गोरिदम्स का यूज होता ही है, हमें यूज करना ही होता है इन वाले 4 प्रैक्टिकल केसेस में। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, फ्यूचर ऑफ एल्गोरिदम्स इन टेक्नोलॉजी। तो अब हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसका फ्यूचर किस तरीके से रहने वाला है, तो फर्स्ट जो इसमें लिखा है हमारे पास, ये लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI हमें पता है आजकल AI का कितना रोल है, कितना ट्रेंड बढ़ रहा है। AI एल्गोरिदम्स ड्राइव मशीन्स लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें भी अब जो हम कहीं पर जैसे चैट GPT का एग्जांपल लेते हैं, तो हम उसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो फिर हम डालते हैं तो जो भी हम लिखते हैं तो उसी का कंटेंट वो हमें दे देता है। तो उसके पीछे भी कुछ एल्गोरिदम लग रहे हैं, क्योंकि चैट GPT को भी तो कहाँ से नॉलेज ले रहा है, वो भी तो सीख रहा है ना कहीं से। तो वही सीखने की प्रोसेस को क्या बोल रखा है यहाँ पे, एल्गोरिदम्स ड्राइव मशीन्स लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी होता है। सेकेंड होता है यहाँ पर हमारे पास बिग डेटा, प्रोसेसिंग मैसिव डेटा सेट्स एफिशिएंटली। तो ये जो बड़ा डेटा सेट होता है उसको भी एफिशिएंटली क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है एल्गोरिदम्स। फिर थर्ड आता है हमारे पास ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है, एल्गोरिदम्स इंश्योर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस। अब ब्लॉकचेन के बारे में किस किसने सुना है, क्या होता है ब्लॉकचेन, एनी आइडिया अमन, पुष्कर? मुझसे तो मैम उम्मीद ही मत आपको, मैं सुन रहा हूँ क्या आएगी। हाँ तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ताकि सिर्फ इतना ही नहीं ना कि आप अपने सिस्टम पे आके सिस्टम पे ही काम करके चले जाओ, इसीलिए तो करा रहे हैं मैं ताकि तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद देख रहा हूँ हाँ क्या कि नई नई चीज़ें पता चले उसके लिए। तो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चलती हैं ऐसी क्लासेस में, तो इन क्लासेस को अटेंटिवली सुना करो सामने। तो क्या है ब्लॉकचेन, जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी हमने देखा था ना, एक उसी तरीके का होता है ये ब्लॉकचेन भी। तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि मतलब ये एक चेन है, ये समझ लो। अब ये चेन किस तरीके की चेन है, अब ये टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है, मतलब कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है, तो इसमें इंटरनेट का तो रोल होगा, है ना। डेटा की होगी मैम, टू सिक्योर डेटा। हाँ ठीक जा रहे हो, और मतलब थोड़ा और इसमें सोचो, थोड़ा किस तरीके की चेन हो सकती है ये। ट्रांजैक्शंस को लेके। हाँ ट्रांजेक्शन्स को लेके, जैसे हम कहीं पे भी कुछ करते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जैसे पेटीएम पे हमने यूज़ किया, आपने फीस सबमिट करी या कुछ भी आपने पेटीएम पे ट्रांजेक्शन्स करी, तो पहले हमारे अकाउंट में वो था मनी, है ना। फिर मनी को आपने क्या क्या ओपन किया, वो स्कैनर स्कैन किया, फिर आपने किसी को अमाउंट उसमें डाला, फिर आपने किसी को भेजा। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही होती है चेन, और इसी को हम कह देते हैं ब्लॉकचेन। तो ये प्रोसेस है एक तरीके की, जिसमें कि हम क्या करते हैं, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो बिल्कुल सिक्योर्ड होती है पर्सन्स के बीच में। अब ये लार्ज पे भी होती है और स्मॉल पे भी होती है। जैसे ये ट्रांजेक्शन्स वाला एग्जांपल है, ये छोटी है ना, ये बीच में है। बट अगर हम बहुत बड़े स्केल पे देखें, कहीं बहुत बड़ी, जैसे अब बैंक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे SBI बैंक है, तो वो लार्ज स्केल पे होता है ना, तो वो फिर बड़ी वाली ब्लॉकचेन का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरीके का होता है ब्लॉकचेन, मतलब ये एक चेन है पर्सन्स के बीच में, जो ट्रांजेक्शन्स के बीच में भी हो सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को करने की चेन को हम कह सकते हैं ब्लॉकचेन है। तो इसमें भी होता है एल्गोरिदम्स का यूज। एल्गोरिदम्स इंश्योर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब ये भी इंश्योर करता है कि सिक्योर हो, एकदम सिक्योर हो और ट्रांसपेरेंट हो, मतलब दोनों को पता रहे कि क्या क्या यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में हो रहा है। फिर फोर्थ इसमें है फ्यूचर ऑफ एल्गोरिदम्स में रोबोटिक्स, यूज फॉर नेविगेशंस, नेविगेट करने के लिए यूज होगा, टास्क एक्सिक्यूशंस एंड इंटरेक्शंस। तो इसमें भी मतलब रोबोटिक्स में, मतलब इसका जो फ्यूचर है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। बिकॉज जैसे ये टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, इंटरनेट बढ़ रहा है, AI बढ़ रहा है, चैट GPT बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये सारे जितने भी ये टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत अच्छे ही लेवल पर जाएंगी हमारे फ्यूचर में भी। अब उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। तो ये हमने पढ़ा अभी तक
अब इतना तो हमें क्लियर हो गया ना कि एल्गोरिदम क्या होता है, इतना हमें पता चल गया क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे ही हर जगह, जैसे चाय बनाने में नहीं अब एल्गोरिदम लगाना, घर जाके मम्मी को बोलो मम्मी चाय बनानी है, इसमें ये एल्गोरिदम लगेगा, तो इस तरीके से नहीं। अब टाइप्स क्या होते हैं इसके, मतलब किन किन तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना एल्गोरिदम्स को, ये देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है यहाँ पर ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, सेकेंड होता है यहाँ पर ग्रीडी एल्गोरिदम, थर्ड होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, एंड फोर्थ है यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर। तो अभी किस तरीके के एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब हर जगह अलग अलग तरीके का एल्गोरिदम लगता है। अब जैसे आप कोर्स भी करते हो तो आप अपनी फील्ड के बैकग्राउंड से ही कोर्स करते हो ना, ऐसे तो नहीं कि जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो कॉमर्स का कोई फील्ड का कोर्स कर रहा है ना। तो हम हर प्रोसेस पे उस जो प्रोसेस वहाँ पे सूट हो जाए, जो प्रोसेस वहाँ पे मैच हो जाए, उसी का टाइप का एल्गोरिदम वहाँ पे हम क्या करेंगे उस प्रोसेस में लगाएंगे। तो ये 4 जो होते हैं ये तो मेन है इसके टाइप्स, बाकी और भी टाइप्स होते हैं बट अभी हम इनको 4 कवर करेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो नेक्स्ट आते हैं इसके फर्स्ट टाइप पर, ये है हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। अब इसको बहुत ध्यान से, बहुत अटेंटिवली, डीपली समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, इसमें क्या है, दिस मेथड ट्राइज एवरी पॉसिबल ऑप्शन अंटिल द करेक्ट सॉल्यूशन इज फाउंड। मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें किसी को प्रोसेस को सॉल्व करना है तो हम हर तरीके से उसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये है पासवर्ड का। जैसे कि अगर हमें कहीं पर किसी भी चीज़ का पासवर्ड हमें ट्राई करना होता है, गेस करना होता है, तो हम पहले कुछ सिंपल वर्ड डालेंगे, फिर हम थोड़ा सा ट्रिकी वाला डालेंगे कि ये हो सकता है। अगर किसी का वाईफाई का भी पासवर्ड आपको अपने नेबरहुड में देखना है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, तो आप उनके घर में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का भी हम नेम टाइप कर देते हैं कि इसके बच्चे के मतलब इस वाले किड के नेम से ना बना रखा है ना वाईफाई का पासवर्ड। तो ये है कि हम हर तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें इस वाले एल्गोरिदम में, जिसका नेम क्या है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। दिस मेथड ट्राइज एवरी पॉसिबल ऑप्शन until the correct solution is found. It's like checking all doors to find the one that opens with your key. तो जैसे वही है ताले की चाबी, अगर बहुत सारी चाबियां एक ताला खोलना है तो सारी चाबियां हम लगाएंगे ना उसमें, जिससे खुल गया वही हो गया, सही है ना। तो ये इस तरीके का एक ये एल्गोरिदम हमारे पास होता है जिसमें हम हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू गेस अ 4 डिजिट पिन, यू ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस लाइक 000, फिर आप 001 लिखोगे, 002 एंड सो ऑन अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड, है ना। वाई इट इज यूजफुल लिखा है यहाँ पे, अब ये यूजफुल क्यों है, अब क्यों यूजफुल हो सकता है बताइए। अब वो लॉक और की वाले एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, इसमें क्यों यूजफुल है वो, कि सारे क्यों यूजफुल है। कई लोग डाल देते हैं ना हाँ पासवर्ड, डाल देते हैं प्राइवेसी के, ट्राई करते हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट ये वाला जो एल्गोरिथम है ये क्यों यूजफुल है, मतलब इसका हम क्यों यूज करें, क्यों है ये यूजफुल। प्राइवेसी, प्राइवेसी कह सकते हैं, और बताओ। क्योंकि ये सिंपल है ना, सिंपल है और इसमें रिजल्ट गारंटेड मिलेगा आपको। अब हमारे पास वो चाबियाँ हैं तो उन चाबियों में से ही होगा ना किसी एक उसकी की, है ना। अगर आप पासवर्ड भी डाल रहे हो तो पासवर्ड भी हम कह सकते हैं ना कि 99% तो हमें मिल ही जाएगा, 1% चांस है कि ना हमें पता चले पासवर्ड, तो फिर आपको उससे पूछना ही पड़ेगा कि क्या पासवर्ड है ना। तो इसके लिए यूजफुल है बिकॉज इट इज सिंपल एंड इट इज गारंटीड रिजल्ट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। अंडरस्टैंड समझने के लिए भी ईजी है, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ईजी है, एंड इट ऑलवेज वर्क्स बिकॉज इट ट्राइज एवरीथिंग। हम हर चीज़ ट्राई करें ना, तो हर चीज़ हम ट्राई करें, जब तक हम तप नहीं करेंगे तब तक फल भी नहीं मिलेगा ना किसी चीज़ का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये यूजफुल है बिकॉज ये सिंपल और गारंटीड रिजल्ट हमें देता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर एडवांटेज होती है तो उस चीज़ की फिर डिसएडवांटेज भी होती है ना। अब यूजफुल है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि स्लो। अब आप इतने सारे चाबियों में से एक ताला खुलना चाह रहे हो तो टाइम लगेगा उसमें, है ना। स्लो प्रोसेस है थोड़ी सी, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इफ देयर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज़। अगर उस काम को करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। इनएफिशिएंट, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ों की वो एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है ग्रीडी एल्गोरिदम। अब ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या हो सकता है देखते हैं यहाँ पर। दिस मेथड्स मेक्स द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन एट ईच स्टेप। मतलब आपके पास एक काम है कोई, उसको सॉल्व करने के आपको तरीके पता है कि मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, बट आप कौन सा वाला तरीका यूज़ करोगे जो ईजी रहेगा ना हमें करने में।
तो ये हम हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, हर डिसीजन पे जो भी आप स्टेप लोगे उस डिसीजन पे आपको सही मिलेगा उसका रिजल्ट। बट होपिंग टू रीच द बेस्ट सॉल्यूशन ओवरऑल, इट्स लाइक चूजिंग द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ केक विदाउट वरिंग इफ समवन एल्स गेट नन। तो ये उसी तरीके से मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो इस मेथड को हर तरीके से ही, उसमें डिसीजन भी हमें सही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, अब यहाँ पर है कॉइन चेंज प्रॉब्लम। सपोज यू नीड टू पे 12 रुपीज़, अगर हमें किसी को 12 रुपीज़ देने हैं खुले, 12 रुपये आपको देने हैं यूजिंग कॉइन्स ऑफ 5, 2 एंड 1। 3 ही कॉइन्स है आपके पास, एक 5-5 के सिक्के हो सकते हैं, 2-2 के सिक्के हो सकते हैं और एक 1 का कॉइन है आपके पास, यही है 3 कॉइन्स। यू पिक द लार्जेस्ट कॉइन फर्स्ट, है ना, आपको 12 रुपये देना है तो आप 5-5 वाले 2 निकाल लोगे और फिर 2 और निकाल लोगे, हो गए कंप्लीट। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, पहले 2 का ढूंढेंगे उसमें, फिर आप फिर 1 का ढूंढोगे, फिर उसमें 2 और मिलाओगे, तो वो लंबा हो जाएगा ना प्रोसेस। तो वही है, मतलब अगर आप 2-2 के कॉइन्स भी जोड़ोगे तो भी हम कर सकते हैं 12 रुपीज़ पे, अगर 1-1 के जोड़ेंगे तब भी हम कर सकते हैं और 5-5 के करेंगे हम तो भी पे कर सकते हैं। तो यही है इसका मतलब कि हर स्टेप जिस भी आप जाओगे इसमें, उसमें आपको जो परफेक्ट हमारा वो है गोल वो अचीव हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पिक 5 रुपीज़, नाउ 7 इज लेफ्ट, पिक 5 अगेन, नाउ 2 इज लेफ्ट, पिक 2 एंड देन डन, हो गई पेमेंट। तो इस तरीके से मतलब इजीएस्ट वे में आप उस काम को कर सकते हो। बट हम इसमें जितने स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे, मतलब उन हर दिशाओं में अगर आप जाओगे इसको करने कंप्लीट, तो इस वाले मेथड से हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कौन सा एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है यहाँ पर, डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। मतलब एक प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो कि पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, फिर मैं ये, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हमें उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम वंस, फिर जैसे आपने उसमें कैटेगरीज कर दी, उनको डिवाइड कर दिया, फिर आप एक को सॉल्व करोगे, फिर एक को सॉल्व करोगे, एक को सॉल्व करोगे। सेविंग द रिजल्ट सो वी डोंट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम अगेन। तो एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, फिर मतलब ये आप होप रखोगे उसमें कि मुझे ये दोबारा कभी इसमें इशू नहीं आएगा और दोबारा हमें कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। थिंक ऑफ इट लाइक सेविंग आंसर्स टू होमवर्क क्वेश्चंस। मतलब अगर जैसे आपको घर जाके होमवर्क करना है स्कूल का, तो अगर आप स्कूल में ही वो आंसर्स फाइंड आउट करके रख लोगे तो घर जाके नहीं करना पड़ेगा ना फाइंड आउट वाला काम। तो एक बार ही आप क्या कर सकते हो, उसको कंप्लीट करके रख सकते हो, डोंट नीड टू रीडू देम, तो ताकि वो हमें दोबारा ना करना पड़े। तो ये होता है हमारे यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बिल्डिंग अ वॉल। यू बिल्ड अ लार्ज वॉल बाय स्टैकिंग स्मॉल ब्रिक्स 1 by 1। तो अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि छोटे छोटे ब्रिक्स को हम पहले लगा देंगे। इफ यू हैव डन बिल्ड द बॉटम लेयर सो यू डोंट नीड टू स्टार्ट ओवर अगेन। तो अगर आपने नीचे वाला बना रखा है तो अगर आपने फिर से उसको रीस्टार्ट करना है तो नीचे वाला पोर्शन फिर से नहीं बनाना पड़ेगा ना हमें। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारी गिवन है किसमें, डायनामिक प्रॉब्लम के अंदर, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, कि ये गिवन है कि ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, थोड़े थोड़े पार्ट में उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा होता है थर्ड वाला टाइप इसका एल्गोरिथम्स का। उसके बाद देखते हैं फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप में क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, दिस मेथड डिवाइड्स अ ब्रिक प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये तो अगेन वही वाला हो गया जो थर्ड वाला हमने देखा, बट ये अलग कैसे होता है, सॉल्व देम इंडिविजुअली। अब उसमें आप ब्रेक कर रहे थे अलग अलग पार्ट्स को, बट उसमें हम जो कर रहे थे वो एक ही का पार्ट था, मतलब एक ही प्रॉब्लम का पार्ट था। बट यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ना, वो हम ब्रेक तो कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, बट उनको हम फिर अलग अलग भी सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड देन कंबाइन द रिजल्ट टू गेट द फाइनल रिजल्ट सॉल्यूशन। और फिर इन सबको हम कंबाइन कर देंगे ताकि हमें एक नया रिजल्ट मिले। अब कैसे, इट्स लाइक कटिंग अ पिज्जा इनटू स्लाइसेस टू ईट इट मोर इजीली। और अच्छे से देखते हैं इसके एग्जाम्पल, लाइक सॉल्विंग अ पजल। डिवाइड द पजल इनटू स्मॉलर सेक्शन, सॉल्व ईच सेक्शन एंड देन कनेक्ट देम। तो एक एक को आप सॉल्व करोगे पहले, फिर उन सबको कनेक्ट कर दोगे ताकि उस वाली प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाए। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है यहाँ पर, क्लीनिंग अ रूम। मतलब अगर हमें रूम पूरा क्लीन करना है, साफ करना है, तो रूम में काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, बेड होता है, टेबल होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके क्लीन करेंगे। Instead of cleaning at the entire room at once, you divide it into sections like bed, table, floor. Clean each part and then combine efforts for a whole room. तो फिर मतलब सारा क्लीन करके आप एक को मतलब समराइज करके एक न्यू बन जाएगी वो चीज़। तो ये होता है हमारे यहाँ पे डिवाइड करना, पहले डिवाइड किया अलग अलग और फिर उन सबको हमने क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया, उन सभी को जोड़ दिया ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए हमारी अच्छे से।
क्लियर? तो ये थे हमारे 4 टाइप्स जिसमें कि हमने देखा एल्गोरिदम्स को। अब नीड फॉर एल्गोरिदम्स इन डेली लाइफ ये हमें पता चल गया बहुत ही अच्छे से। क्या होता है इसमें? टाइम मैनेजमेंट होता है अच्छे से, डिसीजन मेकिंग अच्छे से आप डिसीजंस ले सकते हो इससे, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, एकदम प्रैक्टिकल ही होता है ये। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है जैसे कि हाउ कैन एल्गोरिदम्स मेक आवर लाइफ इजियर, तो इसका भी हमें आंसर मिल चुका है कि बहुत इजी है, मतलब काफ़ी इजी बना देगा अगर हम प्रॉपर तरीके से उस प्रॉब्लम को पूरा फिगर करके एनालाइज करके उसमें उसका एल्गोरिदम वाला टाइप यूज़ करेंगे। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसको आपको अभी परफॉर्म करना है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है तो क्लियर हो जाएगा हमें ये कि ना कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने कुछ वो है यहाँ पर ऑप्शंस, इतना है ये। सबसे पहला आपके पास इसमें गिवन है, फर्स्ट गिवन है हमें सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आपके पास ना कुछ डिफरेंट टास्क है यहाँ पर कि जैसे कि मुझे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी है। सेकेंड टास्क में है मेरे पास यहाँ पे सेंड एन इम्पॉर्टेंट ईमेल, मुझे मेल भी करना है। फिर थर्ड मेरे पास यहाँ पे एक और टास्क है, ये है अटेंड अ क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट की मीटिंग भी मुझे अटेंड करनी है। फिर फोर्थ टास्क मेरे पास यहाँ पर है कंप्लीट डेली कोडिंग प्रैक्टिस, मैं कोडिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे ये वाला भी टास्क अपना कंप्लीट करना है। फिर फिफ्थ आएगा हमारे पास फिक्स द सॉफ्टवेयर बग, तो मुझे सॉफ्टवेयर का भी फिक्स करना है, मतलब ये भी एक तरीके का टास्क है। एंड सिक्स्थ मेरे पास यहाँ पर है इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है, मतलब ये वाले 6 टास्क हैं जिनको मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है, या फिर हम कह सकते हैं मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, ईच टास्क विल हैव, अब हर एक टास्क में कुछ कुछ हमारे मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं, जैसे कि अब प्रायोरिटी लेवल, मतलब कि हाई मीडियम लो। अब इनमें से आप कौन से वाले टास्क को सबसे हाई प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले ये इसमें आपको डिफाइन करना है। फिर एक डेडलाइन देनी है कि ये वाला जो टास्क है ये मैं 1 आवर में कर सकती हूँ, या फिर आज की डेट में हम इसको कर सकते हैं, या फिर हम इसको पूरे एक वीक में कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे प्रैक्टिकल टास्क हैं। इन टास्क को आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली सबको ऑर्गेनाइज करना है, और इसमें एक पहले तो एक प्रायोरिटी लेवल दे देना है कि हाई मीडियम लो किसको ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, इसमें से किसको कम प्रायोरिटी देंगे। एंड देन एक डेडलाइन दे देंगे कि इसको मैं, जैसे ये कोडिंग वाले लेते हैं प्रैक्टिस का, तो इसमें टाइम लगेगा है ना, 1 आवर में तो कंप्लीट नहीं होगी इसकी प्रैक्टिस, तो उसी अकॉर्डिंगली क्या करना है, अब आपको ये वाले सारे टास्क अरेंज करने हैं। सो ओपन योर लास्ट पेज ऑफ योर रजिस्टर एंड स्टार्ट डूइंग, जल्दी जल्दी। आज मैं पेन ले रही हूँ, रजिस्टर नहीं है आपके पास, वेट पेन है, पेन मैं पेन दे रही हूँ। अभी शीट दे दो, शीट पे पेन दो, ये स्मार्ट बोर्ड। मैम इन सबको इन तीनों में करना है? 2 3 में, हाँ 3 में। पहले हाई मीडियम लो लिखना, फिर उसके बाद इनकी डेडलाइन आप लिख देना कि मैं ये इतने में कंप्लीट कर लूँगी, एंड देन टाइमिंग ऑल्सो। मतलब मैं समझाने में तो ऐसे ही अरेंज कर रहा हूँ, दिखाओ। ये तो करना है। हाँ अरेंज ही करना है, अरेंज में ही लिखो, टाइमिंग ऑप्शनल है, चलो
लिख सकते हो तो टाइमिंग तो लिखते हैं ना उसमें, मतलब टाइमिंग कैसे इतने मतलब इतने से इतने हाँ जैसे वन, अगर आपने इसको 1 आवर दिया है ना तो कितने, कब से लेके कब तक, 4 to 5, 3 to 4 ऐसे। सुबह से लेकर रात टाइमिंग तक का वगैरह रूटीन लिखना बनाना है। है। हाँ टाइमिंग ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखो, अदरवाइज ठीक है। बस ये 2 चीज़ें तो बड़ लिखनी है। प्रायोरिटी लेवल कि इसको आप क्या प्रायोरिटी दे रहे हो, एंड देन ये डेडलाइन ऑल्सो। नहीं मैम, जिस हिसाब से मैम, अरेंज कर रहे हैं कौन उस से हिसाब से project- प्रायोरिटी हाँ, हो गई वो ना, है। लिखने की क्या जरूरत है उसको। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है? एग्जाम्पल है वो। अच्छा मैम, Yes. 2-3 चीज़ों को 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं? 2-3 मैम, नहीं दे नहीं नहीं हाँ दे सकते हो, चलो दे दो। 2-3 चीज़ों को 1 घंटे का टाइम। मैम जैसे अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 1 घंटे का टाइम लिख रहे हो आप, ये सोच रहे हो? नहीं, वो सॉफ्टवेयर बग वाला मैम, क्या पता 1 घंटे में ठीक हो जाए। तो अपने अकॉर्डिंग लिखो जिसको जो सही। अच्छा तो अमन आप ऐसे कर रहे हो, जो सबसे सही वाले हैं उनको हाई, जो मतलब हाई मेरे प्रायोरिटी अकॉर्डिंग पे मेरे को जो ऊपर। काम पहले करना चाहिए, कम वो, समय हाँ। लगेगा उस हिसाब से कर दिया, फिर उसके बाद जो आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा। और मुझे लग लो रहा है, टू हाई। हाँ मुझे लग रहा है क्लाइंट की मीटिंग में ज़्यादा समय लगेगा, तो वो बाद में अटेंड कर दूंगा, पहले ईमेल भेज दूंगा, 1 मिनट का काम है। हाँ हो गया मैम। डन। डन। रेज योर हैंड्स, जिनका हो गया। रोजा डन, अमन डन, है ना? डन काव्य। मैं वैसे सही हाई मीडियम ठीक है, करते हैं अभी, डिस्कस करेंगे ना कंप्लीट, तब देखते हैं। डेडलाइन नहीं लिखी है काव्य? लिख रहे हो जल्दी। डन। इशिता, संजना, पुष्कर डन। अनिल, अयान कंप्लीटेड। महक मैम ऐसे ही करना है क्या? हाँ हाँ ऐसे ही करना। सो होम कम फर्स्ट, कौन आएगा सबसे पहले लिखने के लिए? यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है कि आपने क्या लिखा है। हम लिखना क्या है, यहीं से बोल देते हैं हम। नहीं नहीं लिखना है, इस ब्लैंक भी है स्लाइड, ताकि लिखने के लिए। कम, रोजा आएगी सबसे पहले। रोजा इज कॉन्फिडेंट एंड कम। वेरी गुड, क्लैपिंग। फर्स्ट ईमेल सेंड करेंगे, 20 मिनट लगेंगे क्योंकि हमें पता है, तो जो टाइम कम लगेगा उसे पहले करके ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद 20 मिनट्स ना, राइट ऑल्सो। हाँ 20 मिनट्स। मेरी राइटिंग बहुत गंदी, सॉरी। It's okay, कुछ नहीं। एंड फिर सेकंड करेंगे सॉफ्टवेयर, बग। नहीं सॉफ्टवेयर डाउनलोड, क्योंकि डाउनलोड में सिर्फ हमें डाउनलोडिंग पे लगाना होता है। तो जब तक वो डाउनलोड होगा उसके साथ हम सॉफ्टवेयर बग को भी लेंगे सॉल्व कर manage। सकते हैं। तो 2 घंटे
बहुत 2 हो गए, hours. हाँ 2 आवर्स, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्योंकि हमें डाउनलोडिंग पे कुछ करना नहीं होगा, सब डाउनलोड पे लगाना है और उसके साथ हम दूसरा सॉफ्टवेयर का बग भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखना जरूरी है, मैं बोल दूँ? नहीं ओके, थर्ड अटेंड करेंगे क्लाइंट मीटिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लाइंट मीटिंग है तो वो टाइम फिक्स्ड होगा कब होगा, तो और अप्रॉक्सली कोई भी मीटिंग चलेगी 2 आवर। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट होगा प्रोजेक्ट सबमिशन, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन है या जो भी सबमिशन है तो टॉपिक सोचना, लिखना, प्रोसेस, हाँ प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पहले जो इजी पे है वो कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम कंज्यूमिंग जिसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको थोड़ा लास्ट में फ्रीली करेंगे जब टाइम हो। और सबसे लास्ट होगा कोडिंग प्रैक्टिस। मैं क्या लिखूंगा, सेम है। कोडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कि 1 घंटे में पूरा हो जाएगा या 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। कोडिंग है तो ऑफ कोर्स टाइम भी लगेगा, और जब जो तुम्हें सही एरर्स होंगे, कुछ करेक्शन होगी, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ, तो फिर टाइम तो लास्ट चाहिए में ये ना। होगा। ठीक है, लास्ट 6th प्रैक्टिस 1 2 3 4 5। क्योंकि मेरा दोनों एक साथ हो जाएगा ना Okay. 2 आवर में, ठीक है, तो 2 कंबाइन कर दिए। वेरी हाँ। गुड, टाइम वेस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट यस, नेक्स्ट महक, संजना, कम फास्ट। रजिस्टर लेके आओ अपने अकॉर्डिंगली जो है, जल्दी से इसको प्रेजेंट एंड राइट दिस साइड है। हाँ नहीं, सिर्फ मेन जो लिखा है ना वो लिखना है, सिर्फ जो मेन है, सिर्फ ओनली भाई। सबमिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, तो फर्स्ट लिखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बस डोंट टॉक। ठीक है, एंड डेडलाइन टाइम कितना रखा है आपने इसका 2 आवर्स, राइट इन ब्रैकेट 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट इज important mail, so checking with the point and email, just email. And then time, deadline 5 minutes. Okay, third client meeting right, client meeting, then deadline 1 hour. नेक्स्ट जल्दी फास्ट सारे सब कुछ कंप्लीट 4 5 6 4 है ना। देन कोडिंग प्रैक्टिस, क्लाइंट मीटिंग, अटेंड मीटिंग में अपने 2 आवर्स है ना रोजा, एंड ठीक है प्रोजेक्ट में इट्स लाइक 4-5 या 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स। 4 आवर्स। ठीक है, प्रैक्टिस। देन सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग नहीं लिखे, इट्स ओके, रहने दो, इस पर लिखो सॉफ्टवेयर अपडेट। अमन आप कहोगे मैम मैं भी, मेरा भी यही सेम यही है ना, यही सेम लिखा है मैंने भी। ये वाला सेम या वो वाला सेम? ये वाला सेम। बस एक वो है कि बस वही है, मतलब सेम ही है। ठीक है, इसकी डेडलाइन मैंने लिखी नंबर वाइज है, लिख दिया। न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट 15 मिनट्स, ये लिखना ना बस। ठीक, कंप्लीट, गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। तो ये तो हो गए कि अपने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर दिया आपने। जैसे कि अगर हम भी ध्यान से देखें इसमें, तो फर्स्ट ईमेल आपने लिखा है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स क्यों? एक ईमेल सिर्फ टाइप, क्योंकि आपको पता होता है कि ईमेल क्या देना है, आप बैठ के सोचोगे नहीं, आपको पता होगा कि मुझे कल अगर ईमेल सेंड करना है तो किस टॉपिक पे करना है, आप थोड़ा सा प्रिपेयर होंगे तो आपको सिर्फ टाइप ही करना है। यू डोंट हैव टू, मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, नाम लिखा, कंपोजर वो डाला, बट हो ये गया। जो 20 मिनट्स है ज़्यादा है, कौन कौन कहता है? ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 मतलब मैं क्या करूँ? ये जो मतलब 20 एक मिनट। ईमेल को भेजने के लिए, पूरा राइट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए 20 मिनट ज़्यादा है या कम है? हाँ, ज़्यादा। ज़्यादा है, बट आपको कम लग रहा है। नहीं, मेरा था कि अप्रॉक्स, अगर Approx. नहीं भी आ तो 20 20 ठीक ज़्यादा है। है वैसे, अगर हम वैसे देखें हाँ ना तो 5
तो हाँ। मिनिमम मतलब- 2-3 मिनट्स लगता है सेंड में तो। 10 लगा लो चलो। हाँ। क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना, कभी कभी फाइल हम वहाँ पे सेंड करने लगते हैं बट फाइल का साइज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो भी फिर ठीक करना पड़ता है ना। तो उसके लिए 20 तो थोड़े ज्यादा है, आप 10 ले सकते हो चलो हाँ, इसके 10 लिए। उसके बाद सेकेंड में लिखा है आपने है ना सॉफ्टवेयर, ये दोनों आपने साथ कंबाइन कर में। दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अटेंडिंग मीटिंग, ये लिखा है 2 आवर्स। और अटेंडिंग क्लाइंट मीटिंग किसने कितना लिखा है अमन? क्लाइंट मीटिंग में मैम कितना? टाइम नहीं लिखा मैंने, लेकिन मेरे हिसाब से 2 आवर कम है, क्योंकि क्लाइंट की मीटिंग का कोई पता नहीं है, उसको कितनी भी चल सकती है। उसको समझाना पड़ेगा। कितनी भी चल सकती है, ये कह उसके रहे हो? दिमाग का नहीं पता ना वो कैसा आदमी है, उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये मतलब फिर भी कितना हो सकता है कि अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स? हाँ 3-4 इतनी 4 meeting घंटे तो 3-4 घंटे हो सकता है ना। 3 to 4 आवर्स है ना, इतना ही होता है 3 to 4, इससे ज़्यादा तो फिर वो मीटिंग नहीं होती, Meeting फिर नहीं वो कुछ ऐसी टॉपिक्स पे ऐसा ही कुछ होता है। फिर उसके बाद ठीक है, प्रोजेक्ट का आपने लिखा है एंड देन प्रैक्टिस लिखी है, तो प्रैक्टिस का तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप सब कि प्रैक्टिस जो है, कोडिंग प्रैक्टिस, ये किस किसने लास्ट में लिखा है कि कोडिंग प्रैक्टिस लास्ट में होनी चाहिए? आपने तो लिखा है 1, बाकी सबने पहले में फर्स्ट। वाई फर्स्ट प्रायोरिटी? क्योंकि पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए और रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए, उसके बाद काम होना चाहिए। तो फर्स्ट मतलब आप उस पे फोकस करो ना, अपनी हाँ, practice स्टडीज पे। पे, और जो बाकी का काम है वो आप कह रहे हो कि चलो ये होता रहेगा, पहले मैं ये अपना कर लेती हूँ, तो ठीक है, आप अपने लेवल पे ठीक हो। यस अयान, कोडिंग प्रैक्टिस 4th नंबर 4th एंड लास्ट क्या है आपका? पे सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक है, वो लास्ट में रखा है। फर्स्ट क्या रखा है? प्रोजेक्ट सबमिट। मेरा लास्ट है सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कहाँ होना चाहिए? मैम लास्ट में तो सबमिट करेंगे, अगर बना के रखा हुआ है आपने, प्रोजेक्ट बना हुआ है सब कुछ, तो फिर लास्ट में ही करेंगे। मैम सबसे पहले करेंगे ना, जल्दी हो जाएगा। ये होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर एंड ये किस किसने कौन कौन से नंबर्स पे लिखा है? साथ में हाँ, आपने तो साथ में, आपने दोनों काम मैं एक ही साथ कर दूंगी। मल्टीटास्क ऑफ कोर्स, क्यों टाइम वेस्ट करना, वो सॉफ्टवेयर होगा उसके बाद उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, आप बताओ पुष्कर, ये कब लिखा है, ये दोनों कौन से नंबर पर? नंबर न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट फर्स्ट पे है, ये फर्स्ट पर है, ओके। और ये थर्ड पर है। थर्ड एंड लास्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये लास्ट में आपने लिखा है। सबमिटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, वो मैं लास्ट में बोल करूँगा। रहा है हमें। मैंने वैसे नंबरिंग नहीं दी, मैंने जैसे लिखा है ना अभी देखा उसी में आगे लिखे हुए हैं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? एक करना थोड़ी है काम अभी। इसको तो जस्ट हम एक लाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं कि ये अगर हमारे पास इस तरीके के, अभी तो ऐसे काम होते नहीं है ना डेली लाइफ में, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता ऐसा तो कि मुझे ये करना है। इसके अलावा दूसरे काम होते हैं आप लोगों के पास। बताओ कौन कौन से काम होते हैं? पुष्कर बताएगा सबसे पहले कौन कौन से ऐसे वर्क होते हैं। ये तो नहीं होते है ना, इनमें से तो एक भी काम नहीं होता। होता है ना, email Practice भेजने वाला तो होती है। होता है। मैं मेरा असाइनमेंट बना रहा हूँ, मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ। प्रैक्टिस होती है, कॉलेज अच्छा ठीक स्टडीज है, होती है। प्रैक्टिस होती है कह रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस 1। और आप क्या कह रहे हो? ईमेल ईमेल, भेजने वाला तो होता है मैम। ईमेल सेंड करने का होता है, ठीक है, ये 2 हो गए। और एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होता है। हाँ। और नहीं होता है इनमें से कुछ, है ना? क्लाइंट मीटिंग, मीटिंग्स नहीं होती, कुछ अपडेट भी नहीं करना होता हमें, एंड सॉफ्टवेयर बग भी नहीं होता। तो 3 तो चलो मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं, है ना? ठीक है, उसके बाद ये आपने दे दिए अपने सबने अपने लेवल पे दिए प्रायोरिटी लेवल्स एंड डेडलाइंस भी हमने दे दी, एंड शेड्यूल भी किसी किसी ने किया है बट किसी किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमें अपने दिन का नहीं पता होता ना कि हम अभी यहाँ पे हैं, 2-3 घंटे बाद कहीं बाहर चले जाएं तो न्यू बैंक। ठीक है, तो शेड्यूल टाइमिंग्स नहीं करी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक रिपोर्ट है हमारे पास कि इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। तो टास्क 1 में यहाँ पर जैसे कि इम्पोर्टेंट ईमेल लिखा था फर्स्ट में, है ना? किस किसने लिखा फर्स्ट में इम्पोर्टेंट ईमेल? 1, 2, हाँ 2 मिनट का काम, अमन, है ना? ये तो 2 मिनट का है एंड रोजा कह रही है 20 मिनट का है। थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे, है ना? तो सेंड एन इम्पोर्टेंट ईमेल लिखा है यहाँ पे, डेडलाइन 1 आवर दी गई है। फिर सेकंड है अटेंड अ क्लाइंट मीटिंग, मेल करने के बाद क्लाइंट मीटिंग, इसमें इन्होंने 1 डे का टाइम दे दिया, क्योंकि सब कह रहे हैं ना अलग अलग, तो 2 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे की भी हो सकती है, पता नहीं कितने टाइम तक चले, है ना? तो टुडे दे दिया, और इम्पैक्ट में मतलब प्रायोरिटी में हाई में रखा है हमने इसको। फिर है सॉफ्टवेयर बग, थर्ड पे था ना आपका भी सॉफ्टवेयर बग एंड अपडेट, ठीक है। इसकी भी डेडलाइन आज पे रख दी टुडे की, मतलब ये पूरा दिन चल सकता है वाला वर्क। और मीडियम मतलब प्रायोरिटी में इसमें मीडियम रखा है,
देन सबमिटिंग रिपोर्ट एंड देन इंस्टॉल एंड देन कंप्लीट डेली कोडिंग प्रैक्टिस। तो ये टास्क जो कोडिंग वाला है ये तो लास्ट में ही होना चाहिए महक। फर्स्ट में तो हम तब रखेंगे जब आप बाकी सारे काम आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे फालतू काम है। मैं पूरी प्रैक्टिस करूँगी मैंने ना, फर्स्ट पे तब रखेंगे ज़रा। तो ये कोडिंग प्रैक्टिस वाला तो हम इसमें स्ट्रिक्ट डेडलाइन भी नहीं है कुछ, और इन प्रैक्टिस में हमने लास्ट में रखा है इसको। तो क्योंकि डेडलाइन तो हो ही नहीं सकती ना, हमें किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो फिर हमें उसको देना पड़ेगा ना टाइम अच्छे से। एंड तो इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट, फिर देन असाइन, प्रायोरिटी बेस्ड हमने डेडलाइंस दे दी, ये टास्क लिख दिए सारे। देन शेड्यूल भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट ईमेल, मतलब इनका जो दिन है शुरू से स्टार्ट हो गया पूरा 9 बजे से पहले से। तो 9 बजे मेल कर दिया फटाफट, फिर 10 बजे क्लाइंट की मीटिंग ले ली, फिर 11:30 तक इन्होंने सॉफ्टवेयर बग वाला काम किया, फिर 2 PM तक रिलैक्स हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करी, एंड देन सॉफ्टवेयर अपडेट एंड डेली कोडिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट किया। तो ये हो गया यहाँ पर स्केड्यूल पूरा, आउटपुट और डिस्प्ले। तो लास्ट में अब काफ़ी अच्छे से सीख लिया कि एल्गोरिदम क्या होता है, किस तरीके से आप इसको फॉलो करोगे और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हमने ये भी देख लिया है ना। तो लास्ट में कंक्लूजन्स में लिखा है एल्गोरिदम्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल कंप्यूटेशनल टास्क, दे हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। एक्यूरेट तरीके से भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। मास्टरिंग एल्गोरिदम्स अनलॉक अपॉर्चुनिटीज इन कोडिंग, डेटा एनालिसिस एंड बियॉन्ड। तो अगर आप जैसे कोडिंग्स की लाइन हो गई, और अगर इन लाइन में हम आगे जाना चाहते हैं, कोडिंग की लाइन हो गई, वेब डेवलपमेंट की लाइन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में अगर हमें आगे जाना है तो हमें ऐसी ऐसी जो टर्म्स होती हैं, जैसे एल्गोरिदम हो गया, ये भी अभी तक एक टर्म ही थी, हमें पता नहीं था इसके बारे में, बट काफ़ी कुछ अब हमें पता चला कि अच्छा टाइप होते हैं, हर काम को करने के स्टेप्स होते हैं। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स को और अच्छे से हमें डीपली समझना होगा अगर हमें कंप्यूटर्स में अपना जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। तो ये था पूरी हमारी आज की क्लास, एंड ये थी हमारी क्लास जिसमें कि हमने अच्छे समझा एल्गोरिदम्स के बारे में। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डन? आया समझ में क्या है? इंटरेस्टिंग था ना ये टॉपिक थोड़ा? इसमें जो हमने टास्क की एक्टिविटीज़ करी है इंटरेस्टिंग थी, जैसे कि तो इससे क्लियर होता है ना, समझ में आता है प्रैक्टिकली हम उसको कैसे करेंगे ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स लो, थोड़ा देखो समझो, थोड़ा फिर कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना।